Hello everyone, welcome to Crystal International Public School. This is Standard 8th, subject Social Science, and today we will revise chapter number 11, the United Nation. Here, United Nation के चैप्टर के बिगिनिंग में एक पोएम दी गई है which is gives us a message about the world peace, the unity and the feeling of brotherhood. शांति गीत गाए जा, क्रांति गीत गाए जा, कह रहा तिरंगा अब ऊंचा सर उठाए जा. दैट मीन्स कि हमारा जो तिरंगा ट्राई कलर फ्लैग है वो हमें ये कह रहा है कि शांति और क्रांति के गीत हमें गाने हैं. दैट मीन्स वी हैव टू मेंटेन वर्ल्ड पीस. ऊंचा सर उठाए जा, रंग धर्म जाति भेद रहे हैं जग में खेद. सर को ऊंचा उठाना है मीन्स रिस्पेक्ट के साथ हमें जीना है, प्रोग्रेस करनी है, और हमारे अंदर जो कास्टिज़म है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, उन सब को, ये सारे जो प्रॉब्लम्स है उनको तोड़कर एकता लानी है, मीन्स यूनिटी को एस्टेब्लिश करना है. युद्ध की घटाए घोर, युद्ध की घटाए घोर मीन्स के एवरी डायरेक्शन छा रही है चारों ओर. चारों ओर का मतलब फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन. सो हर जगह पर एटमॉस्फियर जो है वो वॉर का है. वी नो कभी भी किसी भी कंट्रीज़ के बीच में ऐसी सिचुएशंस हो जाती है कि जब वो दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे पर अटैक करते हैं. वी आर विटनेस्ड मैनी वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. After 1947 to till date, many wars took place between India and Pakistan. शांति की हवाएं बन मीन्स वी हैव टू बी अ विंड ऑफ पीस. हमें शांति की हवा बनना है और ये सारी जो प्रॉब्लम्स है उसे रिमूव करना है. विश्व का जो फ्यूचर है, भविष्य जो है वो यंगस्टर्स के हाथों में है. बिकॉज कल के लीडर आज के यंगस्टर्स है. आज जो यंगस्टर्स है वही टुमारो आगे चलकर लीडर बनेंगे. अगर उनके अंदर वर्ल्ड पीस की फीलिंग होगी, ब्रदरहुड यूनिटी की फीलिंग होगी, तो डेफिनेटली दे विल मेंटेन वर्ल्ड पीस, दे विल एस्टेब्लिश वर्ल्ड पीस. प्रेम के प्रकाश को विश्व में फैलाया जा. दैट मीन्स कि जो प्रेम का प्रकाश है, हमें हर किसी को प्यार देना है और प्यार लेना है. नो फाइटिंग्स, देर इज़ नो नीड टू फाइट विथ एनी वन. लिव पीसफुली एंड लेट लिव पीसफुली. खुद शांति से रहो और दूसरों को भी रहने दो. यूनाइटेड नेशन जो है, यूनाइटेड का मीनिंग तो आपको पता ही है. यूनाइटेड मीन्स कि जो एक है, और नेशन का मतलब ऑल दी कंट्रीज. सो सारे ही कंट्रीज जो है वो एक साथ मिलकर काम करें. दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नॉन एज अ यूनाइटेड नेशन. सो यूनाइटेड नेशन क्यों एस्टेब्लिश करना पड़ा, उसके वर्क क्या है, उसके ऑर्गन्स क्या है, दैट वी ऑलरेडी स्टडीड इन चैप्टर ऑल्सो, इन वीडियो, and in Zoom lecture also we are studying. So again we will revise all the organizations and their works. Okay, so this is the flag of United Nation. And now the first point is, why do we need an international institution? हमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों हमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करने की ज़रूरत पड़ी. तो उससे पहले हम ये समझ लें, उसके बारे में समझने से पहले फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन या कोई लीडर नहीं है तो वर्क पॉसिबल नहीं होता है. लाइक सपोज़ आप क्लास में बैठे और क्लास के अंदर टीचर नहीं है, तो आप जानते हो कि कितना नॉइज़ होता है, मस्ती होती रहती है, स्टूडेंट्स एक दूसरे को परेशान करते हैं, कोई लड़ने लग जाते हैं, कभी कभी लड़ाई उतनी दूर तक चली जाती है कि मारामारी तक पहुंच जाते हैं. ऐसी क्लासरूम के अंदर होता है.
अगर क्लासरूम के अंदर एक टीचर इतने नेसेसरी है तो द सेम वे इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 हम लोगों को पता ही है, हम स्टडी कर चुके हैं वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2, दोनों ही कितने डिस्ट्रक्टिव थे। अब अगर ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती तो अभी जो वर्ल्ड पीस है कि कहीं ना कहीं वॉर की सिचुएशन क्रिएट होने के बावजूद वॉर नहीं होते हैं, उसके पीछे का रीज़न यूनाइटेड नेशन है। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले भी मीन्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की गई थी, दैट वी विल स्टडी, दैट वी विल रिवाइज, लीग ऑफ नेशन। उससे पहले ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, बिकॉज उससे पहले वर्ल्ड वॉर ही नहीं हुआ था, तो कभी उसकी ज़रूरत फील नहीं हुई कि ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। बट व्हेन वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस 1 and 2 बोथ 2 world war took place, after that they realized that now it's a time to think about it seriously, and now we need one organization, one international institution. So the massive destruction, massive means on a large scale, destruction was caused in most of the countries during the World War 1. When World War 1 was going out, जब चल रहा था तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी, मोस्टली सारी कंट्रीज़ में मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। पीपल ऑफ द वर्ल्ड वांटेड पीस। अब जो वर्ल्ड के पीपल थे, लोग थे, उनको पीस चाहिए थे। पीस मीन्स शांति चाहिए थी। हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस जो थे, मतलब हिस्ट्री में जो एक्सपीरियंसेस हुए थे, उन्होंने ये प्रूव किया था, मतलब उससे हमें ये रियलाइज़ हुआ था कि इट वॉज एसेंशियल। अब ये ज़रूरी है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की जाए कि जो इंटरनेशनल लेवल पर हो, और वो ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड के अंदर पीस जो है, शांति जो है, उसे सेफ गार्ड करे, मीन्स उसे एस्टेब्लिश करे और उसे प्रोटेक्ट भी करे। सो वर्ल्ड पीस के लिए वर्ल्ड की जो डिफरेंट कंट्रीज है उसे यूनाइट करने के लिए एंड इंटरनेशनल लेवल पर कोऑपरेशन जो है उसे प्रमोट करने के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करना एसेंशियल, नेसेसरी हो चुका था, ऐसा उनको रियलाइज़ हुआ। बिकॉज पास्ट में जो कुछ हुआ, World War 1 जो हुआ, World War 2 भी ब्रोकआउट हुआ, तो ये सब कुछ जो हुआ उसका जो डिस्ट्रक्शन हुआ, मेजर लॉस जो था वो ह्यूमन बींग्स का था कि नंबर ऑफ पीपल डाइड, नंबर ऑफ पीपल दे गॉट इंजर्ड, नंबर ऑफ पीपल दे गॉट परमानेंटली हैंडीकैप्ड, वो परमानेंटली हैंडीकैप हो चुके। सो इसलिए डिफरेंट कंट्रीज़ को यूनाइट कर सके और इंटरनेशनल कोऑपरेशन जैसे एक दूसरे को सपोर्ट करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। सो कोऑपरेशन वाज आल्सो रिक्वायर, और उसके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन नेसेसरी है कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कोई मिडल मैन का वर्क करके वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, और वो मिडल मैन दैट मीन्स वन ऑर्गेनाइजेशन। सो द आइडिया ऑफ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इट वॉज प्रेजेंटेड बाय वुड्रो विल्सन। Then the president of USA. As a result, the League of Nations was established in 1920. USA के जो प्रेसिडेंट थे वुड्रो विल्सन, उन्होंने ये आइडिया दिया कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए इंटरनेशनल लेवल पर, और उन्हीं के एफर्ट से लीग ऑफ नेशन जो उसे 1920 में एस्टेब्लिश किया गया, जिसके ऑब्जेक्टिव मतलब एम ये थे कि वर्ल्ड लेवल पर पीस मेंटेन हो एंड इंटरनेशनल लेवल पर कोऑपरेशन मेंटेन करना है। सारी कंट्रीज एक दूसरे को सपोर्ट करें और शांति से रहे, ये मेन ऑब्जेक्टिव थे। तो ये सबसे पहला एफर्ट था ऐसे कोई इंस्टीट्यूशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश करने का। इससे पहले नहीं था, बिकॉज कभी वर्ल्ड वॉर हुआ नहीं था, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत नहीं फील हुई। बट जैसे ही वर्ल्ड वॉर हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ, लॉस हुआ, तो
आइडिया माइंड में आया और सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश की गई फॉर द कोऑपरेशन एंड पीस, दैट वाज लीग ऑफ नेशन। कुछ टाइम के लिए, फॉर अ सर्टन टाइम पीरियड, मतलब कुछ टाइम के लिए लीग ऑफ नेशन जो है उन्होंने ट्राई की कि वो वॉर को प्रिवेंट करे, मतलब वॉर ना होने दे बिटवीन नेशंस। उनके बीच के जो प्रॉब्लम्स थे उसे डिप्लोमेटिकली सॉल्व करके, ऐसे कि जिससे दोनों कंट्रीज, जो दो कंट्री के बीच में प्रॉब्लम है वो दोनों कंट्रीज सेटिस्फाइड हो, उस तरह से सॉल्व किए प्रॉब्लम्स और वॉर को प्रिवेंट किया। बट वो कुछ टाइम तक ही चला और लीग ऑफ नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इंस्टीट्यूशन जो है, वो फेल हो गया, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग नेशंस थे, जो इकोनॉमिकली और मिलिटरिटी के बेस पर स्ट्रॉन्ग नेशंस थे, उनसे जो वीकर नेशंस थे उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। वीकर नेशन जो है, जो इकोनॉमिकली उतने पावरफुल नहीं है, जिनकी मिलिट्री भी उतनी डेवलप नहीं है, तो उनके ऊपर स्ट्रॉन्ग नेशंस ने अटैक किया और इस तरह से लीग ऑफ नेशन जो वो वर्क नहीं कर पाया उतना और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट हुआ। सो 1920 में एस्टेब्लिश हुआ एंड 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो ब्रोक आउट हुआ, मतलब कि स्टार्ट हुआ। द वर्ल्ड वॉर 2 वॉज मोर डिस्ट्रक्टिव देन द वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 2 जो था वो वर्ल्ड वॉर 1 की कंपैरिजन में और ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव, उसमें तो और भी ज़्यादा लोग मर गए, और भी ज़्यादा प्रॉपर्टी जो है वो डैमेज हुई, और भी ज़्यादा नुकसान हुआ, और भी ज़्यादा एक्सपेंस हुआ। और ये ऐसा वर्ल्ड वॉर था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, जिसमें अमेरिका जो है उसने एटम बॉम्ब का यूज़ किया। आपको पता ही होगा, पता है ना, कि यूएसए ने हिरोशिमा एंड नागासाकी, जो जापान की सिटीज़ है, वहाँ पर बॉम्ब ड्रॉप किए थे। सो एटॉमिक बॉम्ब वॉज यूज्ड टू मैस्क्रे अ लॉट ऑफ पीपल। मैस्क्रे ऑफ लॉट ऑफ पीपल मतलब नंबर ऑफ पीपल को एक साथ मारने के लिए एटॉमिक बॉम्ब का यूज़ किया गया। और ये जो हैवॉक क्रिएट हुआ बिकॉज ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब का जो यूज़ किया गया, वर्ल्ड वॉर 2 जो हुआ उसमें पूरे वर्ल्ड की सारी ही कंट्री, भले किसी कंट्री ने उसमें पार्ट लिया हो, वो अलाइड नेशन की या एक्सिस नेशन की साइड है या नहीं है, इट डजेंट मैटर, बट सारी ही कंट्रीज जो है वो ज़्यादा या कम उससे अफेक्टेड तो हुई, क्योंकि प्रोटेक्शन तो, सिक्योरिटी तो ज़रूरी थी। अगर हम लड़ने जा भी नहीं रहे पर कोई हमसे लड़ने आ रहे तो उस टाइम हमें प्रोटेक्शन के लिए तो एक्सपेंस करना ही पड़ेगा। तो ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड मोर और लेस अफेक्टेड बाय वर्ल्ड वॉर 2, जिसने पूरे वर्ल्ड में हैवॉक क्रिएट किया, डिस्ट्रक्शन क्रिएट किया। नाउ फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है विच इज़ कॉल्ड यूएनओ, उसका कैसे फॉर्मेशन हुआ। सो डिप्लोमेट्स अक्रॉस द वर्ल्ड वर डिटरमाइंड टू फ्री द वर्ल्ड फ्रॉम द इमिनेंट डेंजर ऑफ वॉर्स एंड वर्ल्ड वॉर्स। जो डिप्लोमेट्स थे, मतलब कि जो ऐसे पर्सन्स थे कि जो लॉजिकली सोचते थे कि जिसकी वजह से वॉर ना हो, प्रॉब्लम्स को ऐसे सॉल्व किया जाए कि दोनों ही पार्टीज सेटिस्फाई हो। तो ऐसे जो वर्ल्ड के डिप्लोमेट्स थे उन्होंने वर्ल्ड को ये जो डेंजर है, इमिनेंट डेंजर, कभी भी वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट हो जाता है, कभी भी कोई भी कंट्री किसी पर भी अटैक कर दे, ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी एंड वर्ल्ड वॉर्स जो हुए दो, उन दोनों से फ्री करने के लिए वो डिटरमाइंड थे। उन्होंने सोच लिया था कि नाउ वी हैव टू डू समथिंग। और अगेन यूएसए के प्रेसिडेंट पहले जो थे वो कौन थे, वुड्रो विल्सन, वेरी गुड। सो नाउ जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके एंड में यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे हुज नेम वॉज, क्या नेम था उनका,
फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ये जो प्रेसिडेंट थे यूएसए के, उन्होंने एफर्ट्स किए कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एस्टाब्लिश की जाए, और एज अ रिजल्ट उसके रिजल्ट में ही 24 अक्टूबर 1945 24 अक्टूबर 1945 देखो 1945 सितंबर मंथ के अंदर जो वर्ल्ड वॉर है उसका एंड हो गया, और 24 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशन जो है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन UNO वो एस्टैब्लिश किया गया फॉर द पीस in the world and to promote the welfare of the people. It was called UNO in short, and now it is recognized as United Nation, which is called UN. उस टाइम पर उसे UNO कहा जाता था, बट अब वो ऑर्गेनाइजेशन तो है ही, तो उसे रिमूव कर दिया और नाउ इन शॉर्ट इट इज़ कॉल्ड UN. ओके, सो the UN started with 51 nations as its member, and today the number has grown to 193. जब यूनाइटेड नेशन एस्टैब्लिश हुआ उस टाइम पर 51 नेशन उसके मेंबर थे, बट टाइम पास होने के साथ नावडेज 193 कंट्रीज जो है वो यूनाइटेड नेशन का पार्ट है. नाउ हियर यू कैन सी दिस इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन. ये जो आपको दिखाई दे रही है इतनी बड़ी बिल्डिंग, ये बिल्डिंग यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर समझते हो ना, मेन ऑफिस जिसे कहा जाता है वो है. और ये कहाँ पर है? इट इज़ गिवन हियर. कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में. न्यूयॉर्क कहाँ है? USA में. ओके, सो हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क के अंदर है. नाउ थिंग्स टू नो द टेन्यूर मीन्स टाइम पीरियड ऑफ द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द UN. जनरल सेक्रेटरी जो है UN के, उनका टाइम पीरियड जो है वो 5 ईयर का है. बैन की मून ये कोरिया के हैं, वो एज जनरल सेक्रेटरी जो है UN के वो 2007 से थे. अगेन 2011 में वो री इलेक्टेड हुए फॉर द सेकेंड टर्म. 2007 तक तो वो थे ही, बट फिर से दूसरी बार उनको वो फिर से इलेक्शन में खड़े रहे और फिर से वो री इलेक्टेड हुए. साउथ सूडान जो है अफ्रीका का, वो 193rd कंट्री है जिसने ज्वाइन किया है. जैसे अभी हमने पढ़ा कि 51 कंट्रीज मेंबर थी एंड राइट नाउ 193 कंट्रीज आर देयर. तो सबसे लास्ट में जो कंट्री ने ज्वाइन किया यूनाइटेड नेशन को वो था साउथ सूडान ऑफ अफ्रीका. UN की ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है, मतलब जो लैंग्वेज में हम वहाँ पर इंटरेक्शन कर सकते हैं वो है अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश. हिंदी गुजराती वहाँ पर नहीं चलता है. नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशन. यूनाइटेड नेशन जो है UN एस्टैब्लिश किया गया, उसका मेन ऑब्जेक्टिव्स उसके क्या थे, मतलब मेन एम क्या थे, क्यों एस्टैब्लिश किया गया. तो यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर प्रिपेयर किया गया, चार्टर मतलब कि जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें सारे ही लॉ एंड ऑर्डर एंड रूल्स रेगुलेशंस मेंशन है. कॉन्स्टिट्यूशन आपने देखा होगा, रियलिटी में नहीं देखा होगा बट ऐसे पता तो है. सो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसी के जैसा यूनाइटेड नेशन का चार्टर प्रिपेयर किया गया, और वो भी प्रीएम्बल से ही स्टार्ट होता है. तो उसके ऑब्जेक्टिव यहाँ पर 4 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं. इन दैट द फर्स्ट वन दैट इज़ टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सेफ्टी. इंटरनेशनल लेवल पर पीस मतलब शांति एंड सेफ्टी को मेंटेन करना है. किसी भी कंडीशन में वर्ल्ड वॉर तो नहीं होना चाहिए. देन सेकेंड ऑब्जेक्टिव है कि टू प्रोमोट द फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप अमॉन्ग मेंबर नेशन. जो 193 मेंबर्स हैं नेशंस, वो सारे ही नेशन के बीच में फ्रेंडली रिलेशन हो, फ्रेंडशिप की फीलिंग आए कि
वो रियलाइज़ करे कि हमें एक दूसरे के सपोर्ट से चलना है, एक दूसरे के साथ रहना है। अगर हम लड़ेंगे तो हम डेवलप कैसे करेंगे? बिकॉज हम लोग जानते हैं कि कोई भी कंट्री इंडिपेंडेंट तो नहीं है, हमें कभी ना कभी कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल किसी ना किसी अदर कंट्री से चाहिए ही। बिकॉज हमारी कंट्री में सब कुछ तो ग्रो नहीं होता, सब कुछ तो प्रोड्यूस नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें जो हम वहाँ से इंडिया में लाते हैं और इंडिया की चीज़ें बाहर भी जाती हैं, तो उसके लिए फ्रेंडशिप की फीलिंग तो और वैसे रिलेशन तो होने ही चाहिए। देन थर्ड ऑब्जेक्टिव ये है कि जो इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड ह्यूमैनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसे इंटरनेशनल लेवल पर सॉल्व किया जाए। कि कोई भी कंट्री, किसी भी कंट्री पर, जैसे यूएसए ने एटम बॉम्ब ड्रॉप करके जो मैसिव डिस्ट्रक्शन किया, जिसकी वजह से जापान क्या वर्ल्ड वॉर 2 का ही एंड आ गया, तो ऐसी इनह्यूमन एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पर वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। एंड टू सीक क्रिएट अ फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट, टू सीक कोऑपरेशन, टू क्रिएट कोऑपरेशन के लिए उनको मोटिवेट करना है कि सारी कंट्रीज एक दूसरे से के सपोर्ट से कोऑपरेट करके आगे डेवलप हो। अदर ह्यूमन बीइंग्स जो है, अदर कंट्रीज जो है, उनके फंडामेंटल राइट्स जो है, ह्यूमन राइट्स जो है, उसकी रिस्पेक्ट करें। सबके पास जीने का राइट है, वो गॉड ने दिया है, उसे हम लोग नहीं ले सकते। तो वॉर की वजह से ये सब कुछ होता है, तो वॉर नहीं होना चाहिए और इसके लिए फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए। बाई चांस अगर डिस्प्यूटीज होते हैं तो उस टाइम पर नेगोशिएट करके, मीन्स के कुछ बातें लेट गो करके भी हमें वॉर नहीं होने देना है। तो दिस ऑब्जेक्टिव्स आर रियलाइज्ड बाय द 6 ऑर्गन। यूनाइटेड नेशन के टोटल 6 ऑर्गन्स है जो ये सारे ही ऑब्जेक्टिव्स जो उसे फुलफिल करते हैं। सो यूनाइटेड नेशंस जो है उनके ऑर्गन्स यहाँ पर दिए गए हैं। टोटल 6 organs are there. In that first one, Secretariat, then General Assembly, then Security Council, then International Court of Justice, Trusteeship Council and Economic and Social Council. Secretariat जो है it implements the decision taken by the various organ. ये बाकी के जो ऑर्गन्स है लाइक जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, तो ये सब लोग जो भी डिसीज़न लेते हैं वो डिसीज़न को सेक्रेटेरिएट इम्प्लीमेंट करता है। देन जनरल असेंबली जो है वो इंटरनेशनल इश्यूज जो है बिटवीन 2 कंट्रीज और अमोंग दी कंट्रीज, मोर देन 2 होता है तो अमोंग का यूज़ होता है, मतलब कि 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में या 2 कंट्री के बीच में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है, डिस्प्यूटीज है, तो उसे डिस्कस करके सॉल्व करने का वर्क जनरल असेंबली का है। देन सिक्योरिटी काउंसिल का वर्क क्या है कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी को सेफगार्ड करना। देन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो नेशन के जो प्रॉब्लम्स है, जो डिस्प्यूटीज है, उसे सॉल्व करता है। अब हमें ऐसा होगा कि जनरल असेंबली और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है यहाँ पर जैसे कोर्ट के अंदर जजमेंट दिया जाता है, हियरिंग होता है, सेम उसी तरह से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज है। वाइल जनरल असेंबली जो है वो इस तरह से वर्क करती कि जहाँ पर कंट्रीज़ की जो प्रॉब्लम्स है उसे डिस्कस किया जाता है और सॉल्व किया जाता है। देन ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है वो फॉरेन रूल से फ्रीडम, सपोज अभी तो हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का रूल नहीं है, बट अगर कोई ऐसी कंट्री है कि जिसके ऊपर कोई अदर कंट्री रूल कर रही है तो उन्हें फ्रीडम दिलवाने में ट्रस्टीशिप काउंसिल हेल्प करती है। एंड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो उसका वर्क क्या है, तो सोशली एंड इकोनॉमिकली जो कंडीशन है नेशंस की, पीपल की, उसके वेलफेयर के लिए वर्क करना, उसे इम्प्रूव करने के लिए वर्क करना। नाउ हियर द पिक्चर इज गिवन, इट इज जनरल असेंबली हॉल। यू कैन सी हाउ मेनी मेंबर्स कैन सीट टुगेदर। जनरल असेंबली किसी थिएटर से कम नहीं लग रहा है, ये इतना बड़ा हॉल है जहाँ पर ये सारे ही मेंबर्स एक साथ बैठकर
सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं. So this is the picture of General Assembly. About this we will study in next lecture. Hope you understand everything. If you have doubt, you can ask. Thank you all.